प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न कंजम्पशन से रिलेटेड है। मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था, लेकिन मैं और आपकी कई वीडियोस पे देखी हुई है मैंने, पर मैं फिर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्रश्न उस समय ये था कि कंजम्पशन एग्जैक्टली क्या है। मतलब, तो आपने कहा था कि अगर किसी सही काम के लिए किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंजम्पशन में नहीं आता है। अदरवाइज़ वो कंजम्पशन में आएगा, चाहे आप कुछ भी छोटा सा भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। पर अगर कंजम्पशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये गणनात्मक रूप से तो सामने नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं ये कह दूं कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, तो मैं तो, मुझे आचार्य जी ने कहा है मैं तो सही कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले ही मुझे एक अपने खुद की निजी मतलब उपयोग के लिए कंप्यूटर टेबल लेना था। मैंने 4-6 महीने उसको रोक के रखा। मैं यही सोच रहा था कि लूँ नहीं लूँ, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट क्योंकि है तो लकड़ी, तो मैं इस मतलब मैं मिनिमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं। नहीं, ये डिसाइड तो अरिथमेटिक कर देगी, ठीक है। इसके लिए आपको अध्यात्म नहीं, अंकगणित चाहिए भाई। भोग की जहां तक बात है वो गिना जा सकता है ना, तो गिन लीजिए कि आप कितना भोग कर रहे हो। आपकी कुल जिंदगी कितने कंजम्पशन पर आधारित है, वो तो आप सीधे सीधे जोड़ घटाव से जान सकते हो। उसमें क्या समस्या है? समस्या जैसे कि अब यह है कि कुछ भी चीज़ दिखती है, अगर मैं अपने घर पे ही अगर आसपास चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अगर मैं नहीं लेता तो भी चल जाता मेरा काम, ठीक है। तो फिर कभी लगता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, तो मिनिमल नहीं हो रहा। और अगर मैं ये सिर्फ अपने लेवल तक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सबके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि मतलब ये कैसे कम होगा एग्जैक्ट, मतलब क्या। ये देख करके कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन किस जगह पर आप कर रहे हो, उन जगहों को कम करो, हटा दो। मैं उदाहरण देता हूं, आंकड़े उदित बता देना मुझे, ऊपर नीचे कर रहा हूं तो शायद कुछ ऐसा है कि अगर आप एक एक बच्चा पैदा कर दें, ठीक है, जो कंजम्पशन में ही आता है, तो आप एक साल में 40 टन कार्बन डाइऑक्साइड और पैदा करने के जिम्मेदार हो गए, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं होगा आंकड़ा, भी ये बता देंगे, पर इसी तरह का है कुछ। अगर आपने एक बच्चा पैदा कर दिया तो आप एक साल में 40 टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के गुनहगार हो गए। और अगर आपने एक पेड़ लगा दिया तो आपने 40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दी। कर लो ना अरिथमेटिक, क्या समस्या है? ऐसे किए जाते हैं निर्णय। तो आप ये सोचो कि मैं पेड़ लगा देता हूं 2-3, तो इससे खाना पूर्ति हो जाएगी, तो क्या हो पाएगी? एक पेड़ 40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ठीक बोल रहा हूं? इतना ही है जी। ये फैक्ट नहीं था, पर इससे रिलेटेड था बता। नहीं, मुझे यही चाहिए। एक पेड़ औसतन कितने साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है? पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको सीधे लकड़ी बना देते हैं, तो सोखते हैं। और आप अगर एक संतान पैदा कर देते हो तो एक साल में ही 40 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्स्ट्रा पैदा कर दिया। तो बस ऐसे ही, ये तो अरिथमेटिक है ना, इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा? हाँ, और फिर वो दूसरा, अगर आप एक बच्चा कम पैदा करते हैं तो आप 58.6 टन इक्विवेलेंट ऑफ CO2 कहते हैं कम जनरेट कर रहे हैं पर ईयर। तो ये आंकड़े उपलब्ध हैं, इनको देख लिया करो। इसमें और भी मदद।
अब जैसे ये था ना कि टेबल ली कि नहीं ली, तो वैसे ही इसमें एक आंकड़ा दे रखा है कि कार ली या नहीं ली, तो इससे जो कुल बचा पाओगे वो है 2 टन। कितना बचा पाओगे? 2 टन। कपड़ों को गर्म पानी की जगह ठंडे पानी में धो दिया, क्योंकि गर्म करने में एनर्जी लगती है, तो कहा गर्म में नहीं कंटिन्यू। इससे इतना तुम साल भर भी करते रहो तो कितना बचा पाओगे? 0.2 टन। हाइब्रिड कार ले ली, अपनी जो साधारण कार है फॉसिल फ्यूल वाली, उसकी जगह हाँ 0.5 टन बचा पाओगे बस। रिसाइकल करने लगे, रिसाइकलिंग की इतनी बात होती है ना, रिसाइकल पूरे साल रिसाइकल करते रहो तो भी कितना बचा पाओगे? 0.2 टन। ये लाइट बल्ब जो हैं फिलामेंट बेस की जगह तुमने ये वाले लगा दिए, क्या बोलते हैं इनको आजकल? हाँ एलईडी। फिलामेंट वाले 100 वाट के होते हैं, हटाओ ये लगाओ। पूरे घर के बदल डालो तो भी साल भर में बचा पाओगे 0.1 टन। ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट, माने यूरोप से अमेरिका जाना और फिर वापस आना, राउंड ट्रिप, टू एंड फ्रो, मत ही करो, नहीं जा रहे तो भी कितना बचा पाओगे? 1.6 टन। और बस एक बच्चा कम पैदा करो, तो मैंने बोला था कि 40 टन बचता है, 40 टन नहीं बचता, इसके हिसाब से 60 टन बचता है। हो गया अरिथमेटिक। तो मतलब ये जो निजी जीवन में जो मतलब सोच रहा था उससे कहीं गुना ज़्यादा तो ये है कि जनसंख्या तो ये आप खुद नहीं देख सकते थे ना कितनी देर लगी गूगल करने में? नहीं, पर मुझे इससे पहले वो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने इतनी बार बोला है ना कि एक बच्चा जो तुम पैदा करते हो इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह हो नहीं सकता आज के समय में। इतनी बार तो बोला है, और कितना बोलूं? और आंकड़े उपलब्ध हैं, और ये कोई मैंने नहीं छाप दिया, और अलग अलग रिपोर्ट से सबको आपस में तुलना करके वेरीफाई कर लो, लगभग एक ही बात मिलेगी। तुम जितना एक्टिविज्म दिखाते हो कि प्लास्टिक नहीं होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, बल्ब बदल दो, गीजर का कम इस्तेमाल करो, और क्या चलता है, डिस्पोजेबल या कि कपड़ों का कम इस्तेमाल करो, ये सब फैड चलते रहते हैं। ये सब 0.1, 0.2, 0.5 वाले हैं। जो सबसे बड़ी डकैती है वो है बच्चा पैदा करना, वो सीधे 60 की है। तुम कितने पेड़ लगाओगे कि एक बच्चे की भरपाई कर पाओगे? तुम पूरा जंगल लगा दो तो भी एक बच्चे की भरपाई नहीं कर सकते। तो ये जो बात है ना कि बच्चे कम पैदा करो, वृक्ष ज्यादा लगाओ, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। तुम 100 वृक्ष लगा लो तो भी तुमने अगर एक बच्चा पैदा कर दिया तो 100 वृक्ष लगाना बेकार हो गया। अभी ये है स्थिति। आमतौर पे संस्था अपने ट्विटर पर किसी दूसरे को रिट्वीट वगैरह करती नहीं है, ये लोग उस पर मेरी कई बार डालते रहते हैं। कल कराए, शायद यूएन सेक्रेटरी जनरल को कराए कल रिट्वीट, और वो यही कह रहे हैं बहुत, उन्होंने साफ बिना लाग लपेट के कहा है कि मेरे लिए ये बहुत क्षोभ की बात है कि दुनिया भर के नेता अभी भी ऐसे चल रहे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो। अब बचेगा ही नहीं कोई, पर अगर बचे 100-200 साल बाद लोग, तो वो आज के समय को 2020-2030 की ओर देखेंगे और उनको बड़ी हैरत होगी। वो केस स्टडी लिखना चाहेंगे, वो रिसर्च करना चाहेंगे कि ये जितने सब लोग थे, सबने कौन सा नशा कर रखा था कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप दुनिया बर्बाद कर रहे हो और 10-20 साल के अंदर अंदर बर्बाद कर रहे हो, खत्म। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या कैलकुलेशन बची? ये लो है कैलकुलेशन सामने सारी। मिनिमलिज्म 2 तलों पर काम करता है। आंतरिक तल पर वो आपके मन को विषय वासना मुक्त रखता है, ठीक? नहीं 50 चीजों की जरूरत है तो नहीं रखी, जब 50 चीजें नहीं है तो 50 चीजों से मन मुक्त है।
आंतरिक तल पर उसका ये लाभ होता है, ये आध्यात्मिक लाभ है उसका। और जो उसका दूसरा लाभ होता है वो है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, पृथ्वी बच जाएगी। और मिनिमलिज्म में जो सबसे बड़ी चीज है वो है मिनिमल, हाँ, ह्यूमन बीइंग्स। और थोड़ी कुछ होता है मिनिमलिज्म। मुझे खेद है अगर मैं ये बात आज से पहले स्पष्ट नहीं कर पाया आपको। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना ये स्वेटशर्ट या कच्छा बनियान मिनिमल रखोगे। इसको मिनिमल रख के क्या हो जाएगा? हालांकि उससे भी है, मैंने कहा आंतरिक लाभ ठीक है, वो विषय वासना वाला रहेगा कि जहां पे 5 चीज से काम चल सकता है वो 50 काय को रखे। लेकिन मिनिमलिज्म का आज के समय में जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि लोग मिनिमम होने चाहिए इस ग्रह पर। ये ग्रह नहीं बर्दाश्त कर रहा, हम बर्दाश्त की सीमा कब की पीछे छोड़ चुके हैं। बंबई गया था तो वहां कुंतल जोईसर थे, और तो उनसे लगभग 2 घंटे की बात हुई है इसी चीज पर। पूरा का पूरा अंग्रेजी चैनल पर छपा भी था कि साहब आप कहां मशगूल हैं, ख्वाबों से बाहर आइए। हम बड़े खास लोग हैं, हम विशेष रूप से अभागे लोग हैं। हम एक मास एक्सटिंक्शन के फेज में जी रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन, साधारणतया जितनी प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त होती हैं, आज उससे 1000 गुना ज्यादा विलुप्त हो रही हैं। और कारण इंसान है, प्राकृतिक कारण नहीं है। प्राकृतिक कारणों से ही प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं, पर इंसान ने प्राकृतिक दर को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जितनी देर में हम बात कर रहे हैं इतनी देर में सैकड़ों प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो गई। पहले भी हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शंस, और उनकी वजह सदा कार्बन डाइऑक्साइड ही रही है। सदा तो नहीं, पर 3 बार, 5 बार हो चुका है, 6ठी बार चल रहा है। 5 में से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही हुआ था। पूरा सर्वनाश, कुछ नहीं बचा था। और इस बार भी उसी वजह से हो रहा है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मैं मिनिमलिज्म की बात करता हूं। और मिनिमलिज्म में फिर बोल रहा हूं, ये जूते या जीन्स मिनिमल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आप कहें मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन सबको मैं बस 3-3 जोड़ी कपड़े देता हूं, मैं मिनिमलिस्ट हूं, तो आप मिनिमलिस्ट नहीं, पाखंडी हैं। एक बार आपने 3 बच्चे कर दिया, अब उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उनको चाहे 3 जोड़ा कपड़े दो, चाहे 30 जोड़ा कपड़े दो, एक बराबर, बर्बादी हो गई। ये बल्ब कम रखने से या कहने से देखो मैं बाहर जाऊंगा तो एसी बंद करके जाऊंगा, इससे कुछ नहीं मिलना। ये अच्छी चीज है, पर बहुत अपर्याप्त है। लोग अपने आप को खुश कर लेते हैं, कहते हैं देखो मैं तो कितनी भी गर्मी हो जाए एसी 16 पे नहीं चलाता, 26 पे चलाता हूं। फिर अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं मैं अच्छा आदमी हूं, एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन, ईसीसी। बताएंगे, देखिए हमारे घर में तो मई जून में भी 26 पे चलता है एसी, और एक कमरे में नहीं, सब 6 कमरों में। जो 14 लोग हैं उन सबके लिए 26 पर ही चलता है। तीन भाई हैं, उनकी 3 बीवियां हैं, सबके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, और सब बहुत गौरव का जीवन जीते हैं, क्योंकि 16 की जगह 26 पर एसी चलाते हैं, और सब्जी की पन्नी रिसाइकल करते हैं कि इसमें आलू धनिया आया था, इसको धो। काहे से धो? हाँ, पहले सर्फ से धो, फिर सैनिटाइजर से धो। इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है। और सर्फ और सैनिटाइजर तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, खेत से उगते हैं। हम अपने आप को बहुत खुश रखते हैं,
कोई बता रहा है ऑर्गेनिक फूड, भाई मेरे जितनी आबादी है वो ऑर्गेनिक फूड पे कैसे चलेगी? पागल हो गए हो क्या? ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर क्यों यूज करने पड़ते हैं? कुछ अकल नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? बहुत खुश रहते हैं, मेरे किचन में तो सिर्फ ऑर्गेनिक आता है। पहली बात तो तुम अमीर बहुत हो, आम आदमी ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, सब ऑर्गेनिक खाने लग गए तो मार्केट में हो ही नहीं सकता इतना ऑर्गेनिक। पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों को ऑर्गेनिकली खिलाने की क्षमता नहीं है, तभी तो उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ही समाधान हो सकता है, ये 800 करोड़ कम होने चाहिए, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। पर सब खुश रहते हैं, मैं एनवायरमेंटली कॉन्शियस हूं और मैं सुबह योगा करती हूं, तो उससे क्या हो जाएगा? योगा से क्या हो जाएगा? नहीं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल मदर हूं, मेरे चारों बच्चे भी योगा करते हैं। और वहां दिल्ली सरकार ने बोला है कि वो फलानी कॉलोनी बन रही है तो उसके लिए 150 पेड़ कटेंगे। तो मैं तो जा ही रही थी वहां पर धरना प्रदर्शन करने, लेकिन तभी पता चला कि दीदी लेबर में आ गई हैं, उनका चौथा बच्चा है, तो मैं दीदी को कॉन्ग्रेचुलेट करने चली गई। तुम पागल हो, पाखंडी हो, क्या हो? एक बच्चे का पैदा होना माने 10 लाख पेड़ों का कटना। तुम 150 पेड़ों को कटाने के लिए जा रही हो धरना, 150 पेड़ सरकार काट रही है, उसको बचाने के लिए कह रही हो मैं धरना प्रदर्शन करने जा रहे हो। और दीदी प्रेग्नेंट हुई है तो तुम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रही हो। इससे बड़ा पाखंड हो सकता है कोई? आज के समय में आप किसी को बच्चा पैदा होने की बधाई दें, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रही ना बात। आपके सामने हत्याएं हो रही हो तो लगता है कोई बुरी चीज हो रही हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो कितनी हत्याएं अपने साथ लेके पैदा हो रहा है ये दिखाई नहीं पड़ता ना। वहां तो बस ये दिखाई पड़ता है वो क्यूट बंडल ऑफ जॉय, तो दिखाई नहीं पड़ता। तो सब ले बधाइयां बधाइयां बधाइयां। यहां भी अभी हो सकता है आप में बहुत जवान लोग बैठे हो, कईयों के अरमान हो, जो जवान नहीं है उनके भी अरमान हो, जो और जवानी से दूर जा चुके होते हैं उनके फिर जवान लोगों से अरमान होते हैं, बेटा जो मैं करके नहीं दिखा पाया वो तू करेगा। अध्यात्म भी यही बताता है ना, जीवन दुख है, काहे को बेकार में किसी को पैदा कर रहे हो दुख झेलने के लिए? अपनी जिंदगी से बड़े संतुष्ट हो, बहुत आनंद में बीती है क्या जिंदगी, जो एक और जीव ला रहे हो दुनिया में? इतना जरूर कर रहे हो कि वो बेचारे जो जंगल में पड़े हुए हैं बेजुबान निरीह, उनको कहीं का नहीं छोड़ रहे, बर्बाद कर दिया, पूरी की पूरी उनकी प्रजातियां खा गए। ये नहीं कि एक दो जीव, स्पीशीज ही खत्म कर दी। मिनिमलिज्म समझ में आया क्या है? कौन से दो फायदे बताए? एक तो भीतरी फायदा क्या होता है? जिंदगी में चीजें कम रहती हैं, जब चीजें कम रहती हैं तो झंझट कम रहता है, आसक्ति कम रहती है। चीजें कम रहती हैं तो देखभाल भी कम रहती है। ठीक, चीजें कम रहती हैं तो किसी ऊंची चीज पर समय बिताने की मोहलत ज्यादा रहती है। ये सब अंदरूनी फायदे होते हैं मिनिमलिज्म के। नहीं तो जीवन भर यही करते रहो कि फर्नीचर झाड़ पोछ रहे हैं। सोचो आपके पास 10 शहरों में 10 प्लॉट हों, कई लोगों के होते हैं, तो दिमाग में लगातार क्या घूमता रहेगा?
प्लॉट ही प्लॉट घूम रहे हैं, फलाने पे कब्जा कर लिया, फलानी जगह रेट बढ़ रहे हैं, फलानी जगह रेट घट रहे हैं, यही चलता रहेगा। चलता है कि नहीं चलता है? कम रखो। कितना कम रखो ये आपके विवेक को तय करना है। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा पृथ्वी बचेगी। हाँ, तो एक है फायदा अंदरूनी और एक है फायदा बाहरी। हाँ। अच्छा जी, एक दूसरा प्रश्न ये है कि है ना, आप जैसे कहते हैं कि व्यक्ति को किसी खेल में, किसी कला में, या कभी कभी ट्रैवलिंग में थोड़ा रहना चाहिए ताकि उसका बौद्धिक विकास हो, पर कभी मन तो इन चीज़ों से भी उचटने की कोशिश करता ही है ना। तो और कुछ करो ना। कि भाई ठीक है, अब नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मतलब इनसे भी भागने की मन तो रहता ही कि भाई उचटने की कोशिश करता है। ऐसा तो है नहीं कि वो ये करेगा तो उससे प्रेम ही हो जाएगा। ये सब बुद्धि विलास कर रहे हो आप, या करके देखा है फिर मन उचट गया है? कितनी ट्रैवलिंग करी? मैंने तो ट्रैवलिंग मैं पहले नहीं करता, सिर्फ आप ही के पास आता हूँ। एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, बहुत लाइक्स आने वाले हैं। कितना क्यूट जवाब दिया है। क्या आचार्य जी आपने कहा ट्रैवलिंग कर लो, पर ट्रैवलिंग जब खूब कर लेंगे तो उसमें तो मन उचट जाएगा ना। करी कितनी है? नहीं, मैंने तो नहीं करी। नहीं, मैंने उसमें जैसे म्यूजिक ट्राई किया है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आप तो म्यूजिक में बिल्कुल पारंगत हो गए क्या? कोशिश चल रही है। हाँ, तो कोशिश करो ना, और गहरी कोशिश करो, घुस जाओ उसमें बिल्कुल। सतह सतह पर छूते चलोगे तो ऊब के अलावा क्या मिलेगा? आत्मा को अनंत क्यों बोला गया है? अनंत है तभी तो ऊब नहीं है ना उसमें। बाकी सब चीजें शांत हैं, उनमें अंत होता है, स अंत। जहां अंत है वहां ऊब है, सीमा आ गई ना। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं इसमें। आत्मा अकेली है जिसमें कभी सीमा आती नहीं। अभी और भी है। अच्छा, अभी और भी है, बताओ क्या है? तो रुचि बनी रहती है, कभी ऊब नहीं सकते, अनंत। तो मतलब अगर किसी को करना है तो उत्कृष्टता से करते जाना है। हाँ, आत्मा उत्कृष्टता का ही दूसरा नाम है। उत्कृष्ट होते जाओ, और। प्रणाम आचार्य जी। आपने जब भी बोला अभी एक बच्चा ज़्यादा पैदा करना भी बहुत पृथ्वी के लिए भारी पड़ेगा, और आप एक बार बोला था कि 10,000 पृथ्वी उसको भी आप खा डालोगे, सब भोग डालोगे। तो ये है, ठीक है, और ये हो रहा है, कम्युनिटी में हो रहा है। मठाधीश बोलते हैं ना आचार्य जी, वो मठाधीश एक पर्टिकुलर एरिया का मठाधीश रहते हैं। मैं बात करती हूँ मेरे रिलेटिव से, हमारा तो उम्र चला गया, दूसरा बच्चा, वो सब नहीं है, लेकिन यंगस्टर को वो लोग इकट्ठा करके एक जगह पे, वो धर्म का ये हो रहा है करके, वो सब हो करके वो बता रहे हैं कि और भी बच्चा पैदा करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। ये सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन उनका ये आर्ग्यूमेंट क्या है कि अपना कम्युनिटी के लोग बहुत कम हो रहे हैं। अरे कोई कम्युनिटी नहीं बचेगी, ना अपनी ना दूसरी। मेरा वही आर्ग्यूमेंट था, तुम जाके मुझे मत समझाओ, क्योंकि हम लोग 1-2 बच्चे पे आ गए हैं, एजुकेटेड है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, रिलीजन के ऊपर बात करते हैं। उसमें एक गाड़ी थी, वो जल रही थी। गाड़ी जल रही है, और जितने लोग उसमें थोड़ा दिमाग वाले थे वो बाहर कूद गए। 2 ऐसे थे जो आपस में लड़ रहे थे अंदर, और वो अंदर ही जल मरे। उन्हें जलती गाड़ी नहीं दिख रही थी, उन्हें अपना दुश्मन दिख रहा था। उन्होंने कहा दुश्मन से निपटना ज्यादा जरूरी है, भले ही मैं खुद जल मरूं। कौन सी कम्युनिटी? मास एक्सटिंक्शन समझ रहे हो? कम्युनिटी छोड़ दो, कम्युनिटी वाले, दूसरी कम्युनिटी वाले तो फिर भी तुम्हारी अपनी स्पीशीज के हैं, प्रजाति के हैं। यहां तो सारी ही प्रजातियां खत्म हो रही हैं। आप कितने क्षुद्र तल पर बात कर रहे हो कि मेरी कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी। सुनामी आती है तो हिंदू मुसलमान देखती है क्या? समुद्र
पहली बात तो समुद्र का तल बढ़ रहा है, दूसरी बात 70% पानी है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, उसका 70% से भी ज़्यादा समुद्र ही सोख लेता है। पानी पर रेडिएशन पड़ेगा तो पानी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है ना उसको। तो पहली बात तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जल स्तर बढ़ गया, और वो जो जल बढ़ा है वो गर्म ज्यादा है। जो ऊपर से आया रेडिएशन, अब वो वापस तो जा नहीं पा रहा, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अंदर आ गया, बाहर जा नहीं सकता। अंदर आ गया है तो एक तो बर्फ पिघला रहा है, समुद्र ऊपर उठ गया, और ऊपर ही नहीं उठ गया, वो और गर्म हो गया, वो पूरा शहर खा जाएगा, मुंबई खा जाएगा। तो वो जात धर्म देख के खाएगा, कौन सी कम्युनिटी? कम्युनिटी की इसमें। और ये हर मीटिंग में वो उत्साह है उनको अपने पीछे चलने वाली भेड़ों की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, मेरे पीछे 10 लोग चलते हैं, मैं चाहता हूं मेरे पीछे 40 चलें, तो मैं इन 10 से क्या कहूंगा? तुम 40 पैदा करो ना, तभी तो मेरे पीछे चलने वाले 40 होंगे। जो उनको मानते हैं, जो रिलेटिव्स, वो भी बोलते हैं तुम जाके फिर वो दूसरा रिलीजन को समझाओ, जो 7 बीवियां रहते हैं और उनके हर बीवी से बहुत बच्चे, उनको समझाओ। देखिए, एक तो हम तथ्यों में नहीं जीते हैं। ठीक है, हम तथ्यों में नहीं जी रहे हैं। मुझे वापस भारत की जहां तक बात है, भारत में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर और मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर में जो अंतर है वो बहुत कम हो चुका है, और हर बीतते वर्ष के साथ और कम होता जा रहा है। कुल ये एक अफवाह फैला करके कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन छा जाएंगे तुम्हारे ऊपर, कुल ये एक अफवाह फैला करके धर्म चलाया जा रहा है, सरकारें चलाई जा रही हैं। ये एक अफवाह हटा दी जाए तो न जाने क्या क्या गिर जाएगा। एक समय निश्चित रूप से था जब मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा थी, तो तब रोक लिया होता ना, तब काहे नहीं रोक लिया? तब तो रोका नहीं। मुसलमानों से इतनी समस्या है तो जब विभाजन हुआ था तो सबको पाकिस्तान भेज दिया होता, तब तो भेजा नहीं। अब शोर क्यों मचा रहे हो? अभी तो स्थिति ये है, फिर से बोल रहा हूं, कि जो फर्टिलिटी रेट है TFR, वो हिंदुओं में और मुसलमानों में जो दोनों के कर्व्स हैं वो लगातार कन्वर्ज कर रहे हैं। अब शोर मचाने से क्या फायदा? क्यों अफवाह फैला रहे हो बेकार? संतानें कम पैदा करनी चाहिए, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, और मुसलमानों को और मैं जोर दे करके बोलता हूं कम पैदा करो, क्योंकि अभी भी अपेक्षाएं उनमें ज्यादा हो रही हैं, पर अब इतनी ज्यादा नहीं हो रही हैं कि हम कहें कि खतरा खतरा खतरा। कौन सा खतरा? और स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों पर चलती है, तथ्यों पर चलती है। ये जो बात कही जाती है ना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और वो वही इस देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये बात तथ्यात्मक रूप से भी बिल्कुल गलत है। भारत की मुस्लिम आबादी 19-20% के स्तर पर आकर के रुक जानी है, वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये बात आप सीधे सीधे कर्व्स को एक्स्ट्रापोलेट करके देख पा रहे हो। इनके लिए भी उनका आर्ग्यूमेंट था कि वो लोग जनसंख्या के लिए, गणति के लिए आते हैं, वो घर में कितने रहते हैं वो बताते नहीं और कम बताते हैं। कैसे कम बताएंगे? आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे? आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे तो सरकारी सुविधाएं कैसे पाएंगे? क्या बेहूदी बात है। ये कह रहे हैं कि नहीं, उनकी वास्तविक जनसंख्या ज़्यादा है, वो छुपा जाते हैं। कैसे छुपा जाएंगे? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, पैन कार्ड नहीं बनवाएंगे, कैसे छुपा ले जाएंगे? पैन क्या भी तो नहीं बनवाएंगे, इनकम टैक्स नहीं देते, पैन नहीं बनवाते। आधार 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 के बिना कैसे सरकारी सुविधाएं मिलेंगी? तो ये क्या बेहुदा तर्क है कि नहीं वो जनसंख्या बहुत ज्यादा है पर छुपा रहे हैं।
और मैं तथ्यों से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा है, बिल्कुल हुआ है। विभाजन के समय भारत की मुस्लिम आबादी लगभग 10% थी, वो बढ़ के 16-17% पर आ गई है। पर 16-17% से अब ये 40% नहीं होने वाली, ये थोड़ा और अनुपात बढ़ेगा और वहीं पर रुक जाना है, और ये बात हमें आंकड़ों से साफ साफ दिख रही है। तो अब शोर मचाने से फायदा नहीं। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर को बिल्कुल रोका जाना चाहिए था, पर कब? तब रोकते ना जब बढ़ रही थी। वो बढ़ी है 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70-80 के दशक में। उसके बाद से जैसे जैसे मुसलमानों में भी शिक्षा आई है और स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, और वो जैसे जैसे आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ पर भी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम होती जा रही है। तो अब ये समय नहीं है 2023 में कि आप इस बात का हुआ खड़ा करें, अब कोई लाभ नहीं। बच्चे कम पैदा करने हैं, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, दोनों को, और दोनों को ही यही संदेश है, कम पैदा करो, हो सके तो ना ही पैदा करो, करना ही है तो एक कर लो, ठीक है। इसमें बल्कि देख लो ना कहाँ पे ये जो इनके, नहीं सीधे सीधे आंकड़ा ही दिखा दो, सबको दिखा सकते हो तो, जो दोनों कर्व्स हैं कि दोनों कर्व्स कैसे एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान का जो ग्रोथ रेट का कर्व है। हम फैक्ट्स में नहीं जीते, हम कल्पनाओं में जीते हैं। हम इस पर जीते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें फॉरवर्ड में क्या आ गया है और उसमें लिखा हुआ है कि देखो देखो देखो। और ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड कोई ऐसे ही नहीं भेज देता, ये पूरी एक फैक्ट्री लगी हुई है और इनके बहुत दूषित इरादे हैं। ये गंदे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें बना के भेजते हैं। आप क्यों इनके चक्कर में आ जाते हो? आचार्य जी, मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ सभा कुछ, उसका माइक लेके मैं ये वाला बात नहीं, आप उनको बस एक दिखा दीजिएगा कर्व, आपको बहुत कुछ बोलना ही नहीं है, एक ग्राफ काफ़ी है जवाब देने के लिए। उनका कुतर्क क्या रहता है देखना है अभी। प्रकृति मनुष्य मात्र को साफ कर रही है, वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि हिंदू मुसलमान क्या, वो बाकी प्रजातियों में भी भेद नहीं करेगी। हम जो बदतमीजियां कर रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बेचारे हिरण को, खरगोश को, न जाने कितने पक्षियों को, मछलियों को, विलुप्त वो हो रहे हैं, और हम हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं। ग्राफ नहीं मिला इसमें, पर एक स्टार्ट ये मिला कि जो हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन, जो ग्रोथ रेट का डिक्लाइन है वो 3% का है, और मुसलमानों अभी कितना है? अभी कितना चल रहा है? तो वही आंकड़े बता दो ना सबको। अभी हिंदुओं में इस वक्त चल रहा है 16.8 और मुसलमानों में इस वक्त चल रहा है 24.6, पर हिंदुओं का 3% घटा है, उनका 5% घटा है, और समय के साथ और घटता जा रहा है। उनका ज्यादा घटी इसीलिए रहा है क्योंकि उनका ज्यादा ऊपर है, तो नीचे आ रहा है, तेजी से नीचे आ रहा है, और अगले 5-7-10 साल में वो लगभग उतना ही हो जाएगा जितना हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर है। और यहाँ हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे कि मुसलमानों में जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदुओं की दर से ज्यादा रही है, बिल्कुल रही है, लेकिन अब वो दर कम ही कम होती जा रही है, प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। तो अब शोर मचाने से कोई लाभ नहीं, अब शोर मचाने से नुकसान ही नुकसान है। और टोटल फर्टिलिटी रेट का भी एक यहाँ पर डेटा है जो 2015-16 के हिसाब से बता रहा है कि हिंदुओं में इधर 2.1 पे पहुंच गई है और मुसलमानों में 2.6 पे आ गई, तो धीरे धीरे 2.6 काहे को बोलते हो कि औसत मुस्लिम महिला 5 बच्चे पैदा करती है? कितनी है ये, कितनी बताई? 2.6 that too in 2015-16। तो वो 2.6 से अभी 2.4 2.5 होगा, और प्रोपेगेंडा कर रखा है कि हर मुस्लिम महिला 5 बच्चे पैदा कर रही है।
काहे को? हाँ, इसमें आपको अलग अलग रंग के कर्व्स दिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा तेजी से गिरता हुआ कर्व कौन सा दिख रहा है? सबसे ऊपर वाला। हाँ, वो मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर का कर्व है। वो अभी भी सबसे ऊपर है, लेकिन वो गिर भी तेजी से रहा है। तो हम बिल्कुल दोष देंगे मुसलमानों को इस बात के लिए कि उनका जो कर्व है वो सबसे ऊपर है। निस्संदेह मुस्लिम वर्ग में ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं 1947 के बाद से, लेकिन हमें यह भी देखना है कि अब वो कर्व काफी तेजी से नीचे आ रहा है। तो अब माहौल खराब करने से कोई फायदा नहीं है। क्लाइमेट चेंज, मास एक्सटिंक्शन, हम इनकी बात कर रहे हैं बाबा। इसके सामने ये समुदाय या वो संप्रदाय ये बहुत छोटी बात हो जाते हैं। ये आ रही है बात समझ में? प्रणाम आचार्य जी। वो ये जनसंख्या किस में सर, जो इकोनॉमिक्स हैं, जो इकोनॉमिकली जो गरीब लोग रहते हैं उनमें ये कैसा रहता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ज़्यादा उनका इकोनॉमिकल जैसे इन्वेस्टमेंट टाइप देखते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी आमदनी हाथ से होती है। तो उनका तर्क ये होता है जितने हाथ होंगे। दूसरी बात, शिक्षा नहीं होती, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रचलन नहीं होता, ये सब बातें होती हैं। देखो, मुस्लिमों में भी जो वृद्धि दर रही है जनसंख्या की, आपको रोचक लगेगा, वो लगभग उतनी ही है जितनी हिंदुओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की है। हिंदुओं में एससीज और एसटीज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लगभग उतना ही है मुसलमानों का। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बात किसकी है? बात एजुकेशन और इकोनॉमिक्स की है। लेकिन हुआ ऐसे खड़ा करा जा रहा है कि जैसे जनसंख्या जिहाद करा जा रहा है, कि जैसे वहां जानबूझ करके ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कि होगा उनमें भी ऐसा वर्ग, मैं नहीं इनकार कर रहा, वहां भी होंगे कुछ ऐसे मुल्ले मौलवी जो यही प्रचार करते होंगे कि अपनी तादाद बढ़ाओ और हिंदुस्तान पर छा जाओ। निश्चित रूप से ऐसे होंगे क्या हैं ही, उनके वीडियो भी देखे गए हैं, जो यही सीख दे रहे हैं कि चलो मुसलमानों अपनी आबादी बढ़ाओ और भारत पर छा जाओ। मुट्ठी भर हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है।